हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। तो आज हम देखेंगे कि आज के चैप्टर में जिसका नाम है जीवों में श्वसन, ये किस चीज़ का आपका टॉपिक है? साइंस का टॉपिक है। किसके लिए काम का है? ये सीटेट और केवीएस दोनों के लिए ही काम का है। चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, चाहे आप केवीएस की तैयारी करें, दोनों के लिए ही अत्यधिक काम का है ये। तो जीवों में श्वसन इस चैप्टर का टॉपिक है भाई, और उसी के बारे में यहाँ सब कुछ बताया जाएगा। श्वसन कैसे होता है, क्या होता है रेस्पिरेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, बिना कहे आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला पॉइंट कि श्वसन होता क्या है वो आपको थोड़ा सा समझाया जाए। कुछ लोगों को हल्की फुल्की कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि रेस्पिरेशन असल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, आप क्या कहोगे? सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। गलत, सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए एक एक करके कि ये चीज़ है क्या, पूरी कंप्लीट बताता हूँ मैं। देखिए, वायु में ऑक्सीजन होती है, आप सभी को पता है। तो हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं वायु को और वापस छोड़ देते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने सांस अंदर ली है तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन ज़्यादा ली आपने। जब आपने सांस छोड़ी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रोसेस हुई, वो आपको समझाऊंगा आगे कि ये क्या है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों और अंततः प्रत्येक कोशिका, कोशिका मतलब सेल में जाकर जो खाना वहाँ पहुँचा होता है उसके विखंडन, विखंडन मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, किस चीज़ में? सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यूज अप करवाना, उसमें सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम, प्रक्रम मतलब प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूं आपको। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? हम कहीं भी बैठे हैं, जैसे आप फिलहाल अपने रूम में बैठे हैं, आपने सांस ली। सांस ली का मतलब क्या हुआ? आपने वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाई अपने नाक के द्वारा। उस वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो जब वो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर गई तो फेफड़ों ने उसे खून के माध्यम से आपके पूरे शरीर में अलग अलग भागों में, जैसे हाथ में, पैर में, पेट में, हर जगह भेज दिया। और हाथ में भी आगे जाके वो कोशिका मतलब सेल के पास पहुंची ऑक्सीजन। तो जब वो वहां पहुंची तो वहां ऑलरेडी खाना पहुंच चुका होता है। खाना मतलब जो भी आपने खाना खाया था उसके पोषक तत्व वहां पहुंच चुके होते हैं। तो उसे क्या करना होता है? उसे विखंडन करना होता है, उसे ब्रेक डाउन करना होता है, उसे यूज अप करवाना होता है, इस्तेमाल करवाना होता है। ठीक है, तो उस इस्तेमाल में क्या होता है? एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो इस तरीके से इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम? कोशिकीय श्वसन मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जितने भी लोगों को ये लगता हो भाई कि सांस लेने छोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं, वो अपने दिमाग से इस बात को निकालें, क्योंकि उससे भी आगे चलकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस बाकी होता है। कोशिका के अंदर भोजन मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, उसके अंदर ग्लूकोज पहुंचा हुआ था। ठीक है, और अब आपने ऑक्सीजन पहुंचा दी, तो ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी? उस भोजन को, उस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ग्लूकोज को इस्तेमाल करके दो चीज़ों में तोड़ेगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, एक पानी बनाएगी। वो जो पानी है वो आपके पसीने के द्वारा निकलेगा या फिर यूरिन के द्वारा निकलेगा, जैसे मर्जी वो निकल सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है।
तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, मतलब एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। ये क्या होते हैं? जब खाने का टूटना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या फिर खाने से मिला जो आपको ग्लूकोज है उसके द्वारा एनर्जी का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण वायु इसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो उसे हम बोलेंगे वायवीय श्वसन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर किसी वजह से या किसी सिचुएशन में ये जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये ऑक्सीजन के बिना ही हो जाए, मतलब ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना ही मिल जाए, तो उसे अवायवीय श्वसन बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं भाई कि जब ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है। देखो ये ग्लूकोज है सामने, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति थी और इसके द्वारा फिर क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला एक तरफ, साथ में जल मतलब पानी, और उसके अलावा ऊर्जा, ये तीन चीज़ें बनी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा ईस्ट के बारे में आपको, कि ईस्ट जो है भाई वो एक जीव होता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। अब उसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन से फ़ायदा क्या होता है? ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सिंगल सेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। ये क्या करता है? अवायवीय रूप से श्वसन करता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का इस्तेमाल करके अल्कोहल बनता है। इस वजह से इसका उपयोग शराब, मतलब वाइन और बियर, ये बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ईस्ट का। क्यों? क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय रेस्पिरेशन करता है। उसकी वजह से पानी ना बनने की बजाय क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल किस में इस्तेमाल होता है फिर? अल्कोहल कुछ लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ ये रिएक्शन बताया गया है इसका, ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब उसकी एब्सेंस में टूटे तो अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारी पेशी कोशिकाएं मतलब अपनी जो मसल्स होती हैं वो भी अवायवीय मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए ऐसा कर पाती हैं। तो असल में ये प्रोसेस होती क्या है? जैसे आप कई बार मान लीजिए कि आपको भागने की आदत नहीं है, पर उसके बाद भी आज आप बहुत बढ़िया तरीके से रनिंग करने चले गए और बहुत भाग लिए हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपको अपने पैरों में दर्द महसूस होगा, थकान महसूस होगी। अगर आप ज़बरदस्ती भागते रहेंगे तो आपको अपने पैर भारी महसूस होने शुरू हो जाएंगे, दोनों, एक नहीं। उसके बाद फिर और जब आप ज़ोर लगा के भागते रहोगे तो धीरे धीरे आपके पैर कमज़ोर पड़ते रहेंगे और अंत में आप गिर जाओगे। उसके बाद उठने की कोशिश करोगे तो पैर कांपेंगे, बहुत देर तक दिक्कत होगी। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आया, आपको सहारा देके घर ले भी गया, तो अगले दिन जब आप सोकर उठोगे तो आपके पैरों में, थाइज में बहुत ज़्यादा, काफ में बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा, अत्यधिक दर्द मिलेगा। तो ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपको भागने की आदत थी नहीं, ठीक है, आप में उतनी एनर्जी थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने शरीर से ज़बरदस्ती वो काम करवाया। तो उसने क्या किया? आपको कुछ समय के लिए भागने के लिए एनर्जी देने के लिए सभी आपकी जो पेशियां थी, मसल्स थी, सेल्स थे, उनसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ऊर्जा बनवा दी। अब वो जो ऊर्जा थी उसने क्या किया भाई? उसने ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या किया कि लैक्टिक एसिड बना दिया। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। लैक्टिक एसिड जो है वो आपके दर्द का कारण होता है, जो आपको हाथों में, जैसे मान लीजिए कि आप जिम चले गए, जिम पहले दिन गए हो तो अगले दिन आपको बहुत तेज़ दर्द होता है। तो वो इसलिए क्योंकि आपकी मांसपेशियों ने क्या किया, आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ताकि आप जिम कर पाओ, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऊर्जा बनवा दी। उसका आपको पता चला नहीं कि कब ये प्रोसेस शुरू होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गई आपकी बॉडी में। तो उसके चक्कर में फिर क्या हुआ? लैक्टिक एसिड बन गया। ये देखो यहाँ है ग्लूकोज आपकी मांसपेशियों में,
उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया और साथ में ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा को आपने यूज कर लिया, लेकिन लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जमा रह जाता है। इसकी वजह से क्रैम्प भी आ जाते हैं। क्रैम्प मतलब ऐंठन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है, इसे गायब करना, ठीक करना, हटाना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर पाओगे? गर्म पानी से नहाओ, गर्म पानी से सिकाई करो, थोड़ा सा आराम करो। ये सारी चीज़ें करने से ये लैक्टिक एसिड वहाँ से हट जाता है, शरीर इसको खा जाता है, इसको हजम कर डालता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अवायवीय रेस्पिरेशन कर देती हैं, जब उनको खुद की समझ में ऐसा लगे कि भाई अब शरीर को ज़रूरत है, चलो थोड़ी हेल्प की जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दो प्रोसेस आपकी, दो प्रोसेस कौन सी है हिंदी में मुझे नहीं पता कि मैं ठीक से नाम इनका बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। एक है अंतःश्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। तो ये जो अंतःश्वसन होता है ये होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, और दूसरा है उच्छ्वसन, ये क्या होता है, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन को हम क्या बोलते हैं, सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी होती है, ठीक। ये दो चीज़ें हैं, ये जीवन पर्यंत चलती है, मतलब लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलती रहती है। अब नेक्स्ट अभी श्वसन दर, मतलब रेस्पिरेशन रेट किसे कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है, श्वसन दर कहा जाता है। जैसे आपसे क्या पूछा जाता है कि आपकी हार्ट बीट रेट कितनी है, तो आप क्या बोलते हो कि 1 मिनट में मेरा जो दिल है वो कितना बोलते हो आप, क्या 60 से 72 बोलते हो, ऐसा ही कुछ बोलते हो, तो उतनी बार धड़कता है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ कि वो आपकी हार्ट बीट रेट है। और फिलहाल अगर उस हार्ट बीट की जगह मैं सांस लेना और छोड़ना आपका काउंट करवाऊं तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे रेस्पिरेशन रेट बोला जाएगा, उसे श्वसन दर बोला जाएगा, ब्रीदिंग रेट बोला जाएगा। रेस्पिरेशन रेट नहीं, ब्रीदिंग रेट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी होती है, एक स्वस्थ इंसान अगर कोई है तो वो एक दिन में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और छोड़ता है। तो उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी हो गई, 15 to 18। जब वो आराम कर रहा है, बैठा है, तब की बात है ये। उसके बाद अगर वो दौड़ने भागने लग गया तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 पर मिनट पहुंच सकती है, मतलब 1 मिनट में 25 बार वो सांस ले सकता है। और ये सांसें जो उसकी हैं ये लंबी लंबी और गहरी गहरी रहेंगी, तेज तेज भी सांस लेगा और गहरी लंबी सांसें भी लेगा। अब हम थोड़ा देखें कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है सांस लेने का वो एक्चुअल में क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। यहाँ सबसे पहले आप जो सांस लोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका नाक से। नाक में भी अगर आप कहो तो नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल किसे कहा जाता है, नोस्ट्रिल कहा जाता है नासा गुहा। ये बहुत भयंकर भयंकर शब्द लगे, बहुत ही भयंकर, बड़े बड़े शब्द। तो ये क्या है भाई, ये आपके नोस्ट्रिल्स हुए। अब इन नोस्ट्रिल से आप क्या करते हो, नोस्ट्रिल से आपने जो वायु है उसे अंदर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो वायु है वो कहाँ गई, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गई, आपके नोस्ट्रिल से होती हुई आगे बढ़ी और आपके विंड पाइप से होती हुई पहुंची आपके फेफड़ों तक। फेफड़ों में पहुंचने के बाद भाई आगे का प्रक्रम आपको हल्का हल्का बताएंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें डायग्राम से समझाई जाएं। सबसे पहले तो हाँ, ये डायग्राम आपके लिए बिल्कुल फिट है। जो हिंदी में देख रहे हैं भाई वो हिंदी में देखें, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ इंग्लिश में भी लिखने को। तो नासा गुहा जो है इसे क्या बोला जाता है, इसे नेजल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं इसे, ठीक। उसके बाद है मुख गुहा, इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। कुल मिला के इसे नेजल को बोलते हैं नाक की जगह, ओरल को बोलते हैं मुंह की जगह, ठीक है। तो दोनों ही जगह से आप जो है सांस ले सकते हो। क्यों, क्योंकि इन दोनों की ही जो कनेक्शन है वो आगे जाके यहाँ मिल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद होता है ग्रसनी। ग्रसनिंग को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो फेरिंग्स, ठीक।
उसके बाद आप क्या करते हो भाई, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सांस आई, फिर उसके बाद अंदर गई, यहाँ से आगे बढ़ी, और उसके बाद यहाँ आ गई श्वास नली। क्या आ गई है आपकी, श्वास नली। तो ये जो श्वास नली है, इससे जो हवा है वो इस फेफड़े में और इस फेफड़े में दोनों की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फेफड़े जो हैं इनको लंग्स बोलते हो आप। ठीक, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया और ये आपका राइट लंग हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके में थोड़ा सा सिमेट्री उल्टी हो, तो अब मेरा राइट आपको लेफ्ट लगे और मेरा लेफ्ट आपको राइट लगे, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है भाई पसलियाँ। पसलियाँ क्या होती हैं, हम रिब्स को पसलियाँ बोलते हैं। रिब्स को हम क्या बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं। उसके बाद ये है भाई डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, इन सबके काम बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो डायफ्राम को तो डायफ्राम ही बोलते हैं, इस वजह से इसलिए ऐसा ही छोड़ दिया हमने। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले नाक और मुंह से आपकी जो सांस है वो अंदर आई, फिर उसके बाद गई आपकी श्वास नली में, जिसे आप क्या बोलते हो, ट्रैकिया बोलते हो। फिर उसके बाद इसके पहले ग्रसनी था, फेरिंग्स था, गला जिसको आप बोलते हो। फिर उसके बाद है भाई फेफड़ों के पास गई है आपकी ऑक्सीजन हवा। फिर उसके बाद जब फेफड़ों में अंदर जाएगी तो ये देखो जैसे पेड़ की जड़ें होती है वैसे ही आपकी नसें फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये और आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में और ज़्यादा डिवाइड होती है, और फिर ये जो फेफड़े हैं आपके, ये उस ऑक्सीजन को मिला देते हैं आपके ब्लड में। ठीक है, अच्छा अब रिब्स का या पसलियों का यहाँ क्या काम है। इसका काम ये है कि आपका जो लंग है, आपके जो लंग्स हैं दोनों के दोनों, तो ये जो फेफड़े होते हैं ये बहुत नाजुक हैं। नाजुक का मतलब कि ये सॉफ्ट टिश्यूज से बने हैं, ये कोमल ऊतक से बने हैं, तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रिब्स होती हैं इनके बीच में ही यहाँ आपका हार्ट होता है, यहाँ आपका हार्ट होता है, और साइडों में आपके फेफड़े होते हैं। तो एक ही रिब केज आपकी दो चीज़ों की सुरक्षा कर लेता है। कुछ हद तक लीवर भी इसके आसपास ही होता है, थोड़ा सा नीचे। तो इस तरीके से भाई कुल मिला के आपके जो ये रिब केज है ये काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ आपके फेफड़े सुरक्षित हो चुके हैं। अब बारी आई डायफ्राम की, इसका क्या काम है। ये देखो, ये आप देख रहे हो इस तरीके से आपका डायफ्राम है। ठीक है, अब इसके दो काम है, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या तो फिर ये यहीं रहेगा जहाँ ये है। ठीक, अभी जहाँ ये है, अगर यहाँ ये रहता है तो क्या होगा, आपके फेफड़े फूले हुए हैं, इनमें हवा है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है भाई, तब आपके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं और हवा को बाहर छोड़ देते हैं। तो आपके फेफड़ों के काम करने के लिए ये डायफ्राम का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भाई मेरे हिसाब से आपको पूरा जो कंसेप्ट है ये समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। डायफ्राम के बारे में आपको बता दिया है मैंने, और आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये थोड़ी सी और ऐसी नॉर्मल सी बात है कि जो अंतः श्वसन होता है, मतलब इनहेलेशन होती है, उसके समय पसलियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। ये थोड़ा याद रखना, इस पे क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे। अंतः श्वसन मतलब इनहेलेशन के टाइम पे पसलियाँ मतलब रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी और बाहर की ओर लगेंगी आपको। ठीक है, मतलब कि अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगी, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसा भी आपने डायग्राम की इसमें पोजीशन में देखा था, उस पोजीशन में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपके फेफड़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर पाएगी। अच्छा, अब उसके बाद और आगे देखते हैं भाई। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। वक्ष गुहा मतलब आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसके आयतन मतलब वॉल्यूम को बढ़ा देती है और फेफड़ों में हवा भर पाती है। उसके बाद है भाई उच्छ्वसन। उच्छ्वसन के समय जो पसलियां हैं वो नीचे और अंदर की तरफ चली जाती हैं और जो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि आपको छींक क्यों आती है, तो आपके आसपास वायु में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे धूल के, धुएं के या पोलन जो ग्रेन्स होते हैं उनके कण होते हैं।
जब आप अंतः श्वसन करते हो, इनहेलेशन करते हो, तो ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपकी नाक के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये हमारी नाक से हल्के से और ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो वहाँ जो परत है वो काफ़ी कोमल है, सॉफ्ट है, उसमें सेंसेशन होती है। सेंसेशन मतलब उसको थोड़ा सा उत्तेजित कर देते हैं ये। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमें छींक आती है, और जैसे ही छींक आएगी ये कण जो है ये बाहर की तरफ धकेले जाते हैं, और जो हमारी अंदर से जितनी भी लाइनिंग है या हमारी जो विंड पाइप है वो स्वच्छ रहने की कोशिश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट ये आपको चीज़ मैंने समझा दी है, वैसे ही ये भी बता दिया है आपको। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करें ताकि आपके जो लंग्स की एयर कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा इंसान के अलावा और चीज़ों की भी बात यहाँ की गई है। किसकी बात की गई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ बात की गई है कॉकरोच की। तो ये जो कॉकरोच होता है भाई, ये सांस कैसे लेता है? ये कैसे सांस लेता है? इसमें श्वसन रंध्र होते हैं। श्वसन रंध्र को क्या बोलोगे आप? कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स का अर्थ क्या हुआ? जैसे हमारे शरीर पे छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। सेम ऐसे ही जो ये कॉकरोच है, इनके शरीर पे भी ट्रैकिया होता है। ठीक है, मतलब श्वसन रंध्र होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम श्वसन प्रणाल बोलते हैं या फिर वातक बोलते हैं। ठीक, तो ये इसका अपना प्रोसेस होता है। किस चीज़ के लिए? इसका अपना प्रोसेस होता है भाई, जो सांस लेने का प्रोसेस होता है ना, जैसे अपना होता है वो इसका होता है। ठीक, तो जो ट्यूब्स होती हैं, ये देखो, ये हल्की हल्की ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये हल्की हल्की छोटी छोटी पाइप दिखाई दे रही है आपको, इनको बोलते हैं ट्रैकिया। और बाकी जो जिसका पूरा जो अलग से पूरा प्रोसेस जो होता है भाई, पूरा सिस्टम जो होता है वो हम आगे आने वाली जो आपकी वीडियोज़ होंगी नेक्स्ट क्लास की, उसमें देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के बताया हुआ है। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, अत्यधिक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, ध्यान से सुनना और समझना। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, ये एक लाइन है, इसके एक तरफ क्या है? एक तरफ है अंतः श्वसन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनहेल। और दूसरी तरफ है उच्चवसित वायु, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सहेल। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में कितनी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ऑक्सीजन होती है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। देखो, हमने क्या किया? हमने जब सांस ली तो 21% ऑक्सीजन ली, और जब छोड़ी तो कितनी परसेंट छोड़ी? 16.4% छोड़ी। जब हमने सांस ली तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ली, और जब छोड़ी तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो हर हाल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन की मात्रा से कम ही रहती है। ठीक है, इसी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक ही कमरे में एक इंसान को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी ही जो वायु छोड़ी गई है उसे वापस इनहेल करके भी कुछ समय के लिए जिंदा रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं, पर ये पॉइंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसे मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं। केचुआ मतलब अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है वो कैसे सांस लेता है? तो वो अपनी स्किन, अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक, और सेम ऐसी क्या करता है? मेंढक भी ऑलमोस्ट सेम करता है, लेकिन उसमें फेफड़े भी होते हैं। कुल मिला के मेंढक दो तरीके से सांस ले सकता है, फेफड़े से भी सांस लेगा और अपनी त्वचा से भी सांस लेगा। लेकिन केचुआ सिर्फ एक ही तरह से, अपनी त्वचा से, और उसकी त्वचा हमेशा गीली रहनी चाहिए, मॉइस्चराइज रहनी चाहिए, ताकि वो सांस लेता रहे आराम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, जल के अंदर सांस लेना। ये किस किस के बस की है? ये मछलियों के बस की है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें गिल्स नहीं होते हैं तो बताता हूँ कि वो मछलियाँ कौन सी होती हैं। जैसे डॉल्फिन आपने देखी होगी, जैसे व्हेल मछली आपने सुनी होगी या टीवी में देखी होगी। तो ये जो मछलियाँ हैं ये क्या करती हैं? ये बाहर आके सांस लेती हैं।
मतलब पानी से बाहर आएंगी और उसके बाद सांस लेंगी। इनकी पीठ के ऊपर गर्दन के पीछे एक छेद होता है, वहाँ से ये सांस लेती हैं और छोड़ती हैं। ये अपनी सांस जो है काफ़ी लंबी समय के लिए रोक के रख सकती हैं, इस वजह से बाहर आके सांस लेती हैं और फिर अंदर पानी में चली जाती हैं और काफ़ी समय तक पानी में ही रहती हैं। ये यहाँ एक क्वेश्चन यही था कि डॉल्फिन अक्सर पानी से बाहर क्यों आती है, व्हेल पानी से बाहर क्यों आती है, वो मैंने आपको बता दिया। और आगे बढ़ते हैं भाई, पौधे कैसे सांस लेते हैं। तो पौधे की जड़ें कैसे सांस लेती है। वैसे तो पत्तियां सांस लेती हैं, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, हाँ स्टोमेटा ही होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, हिंदी याद नहीं आ रही मुझे, कोई बात नहीं, स्टोमेटा से काम चलाओ। तो स्टोमेटा होते हैं भाई, और वहाँ से वो सांस लेते हैं। और सेम ऐसी उनकी जड़ें होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर जो बसी हुई छुपी हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करते हैं। कई बार जब आप किसी पौधे को बहुत ज़्यादा पानी से भर देते हो तो वो सूख जाता है, वो उसी वजह से सूखता है क्योंकि आपने बाकी ऑक्सीजन को अंदर आने की जगह छोड़ी नहीं और पौधा सांस नहीं ले पाया, जिसकी वजह से वो मर गया। तो इस तरीके से भाई कुल मिला के ये आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। और मैंने पूरी कोशिश की इसे बाइलिंगुअल बनाने की, ताकि दोनों ही लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। तो जिनको भी भाई क्लास अच्छी लगी वो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे 8 बजे ज्योग्राफी और ईवीएस की कंबाइंड क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। और जो शिक्षा सागर एप्लीकेशन है उस पर इन सभी की वीडियोस, इनके पीडीएफ और इसकी जो मॉक टेस्ट है भाई वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको एक्सेस करनी है तो बहुत एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन होता है 151 रुपीज़ का, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। उससे ऐप से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर है 8448436008। रिपीट कर देता हूँ 8448436008। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।